हम लंदन जा रहे हैं, हैंडन ने जवाब दिया। जब वो लंदन ब्रिज के करीब पहुंचे तो ये 19 फरवरी की रात थी। रोशनियां हो रही थीं। बादशाह हेनरी अष्टम को दफनाया जा चुका था और कल नए बादशाह की ताजपोशी की रस्म अदा की जाने वाली थी और अभी से इसकी खुशियां मनाई जा रही थी। लोग हुजूम दर हुजूम नाच रहे थे, गा रहे थे, पी रहे थे, एक दूसरे को धकेलते हुए वो हुल्लड़बाजी भी कर रहे थे और इस हुजूम में हैंडन और एडवर्ड एक दूसरे से बिछड़ गए। असली बादशाह एडवर्ड चीथरों में लिपटा जिंदगी भर की मुसीबतों और तकलीफों को बर्दाश्त कर चुका था। उसने दुखी इंसानियत का मुशाहिदा किया था और वो भूखा, बेघर और बेआसरा था, जबकि टॉम बादशाह बन चुका था। टॉम जो एक फकीर था, बादशाह बनने के बावजूद वो एक नर्म दिल लड़का ही रहा। वो मजलूमों की मदद करता था। उसने कई ऐसे अहकाम सादिर किए थे जिनकी वजह से बड़ी बड़ी बेइंसाफियों का खात्मा हुआ था। 19 फरवरी की उस रात को टॉम अपनी शाही बिस्तर पर मीठी नींद सो रहा था। बाहर इसके महाफिज पहरा दे रहे थे। वो बहुत मसरूर हालत में सोया हुआ था क्योंकि कल उसकी ताजपोशी होने वाली थी। कल वो कानूनी तौर पर इंग्लिस्तान का बादशाह बनने वाला था। और ऐन इसी लम्हे निस्फ शब के वक्त असली बादशाह एडवर्ड भूखा, प्यासा, चीथड़ों में मलबूस, थका मांदा लोगों के हुजूम में फंसा हुआ था। वो वेस्टमिनिस्टर गिरजे के करीब पहुंच गया था जहां कल नए बादशाह की ताजपोशी की तकरीब होने वाली थी और कुछ कारीगर वहां काम कर रहे थे। तकरीब की भरपूर तैयारियां हो रही थी। सुबह जब टॉम कैंटी नींद से बेदार हुआ तो वो जानता था कि आज वो बादशाह बनने वाला है। सुबह उठने के बाद उसने सबसे पहले जो आवाज़ें सुनी वो तोपों के दहाड़ने की थी। सारा लंदन रात से जाग रहा था। बादशाह के जुलूस के इस्तकबाल की तैयारियां हो चुकी थी। आज के खास दिन के लिए टॉम के लिए खास शाही लिबास तैयार किया गया जो उसे पहनाया गया और फिर पूरी शाहाना तैयारी के साथ फौजी बैंड और घुड़सवार शाही दस्तों के साथ जुलूस महल से निकला। इसे जिस शाही बग्घी पर सवार किया गया, इसके घोड़े लाखों में से एक थे। लॉर्ड हर्टफोर्ड इसके साथ साथ घोड़े पर सवार इसकी रहनुमाई के लिए मौजूद था। हुकूमत के अहम ओहदेदार और दरबारी अपने अपने रुतबे और ओहदे के मुताबिक अदब से साथ साथ चल रहे थे। जुलूस जिस रास्ते से गुजरता वहाँ लोग इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। हर तरफ परचम लहरा रहे थे। लोगों ने इस जश्न की मुनासिबत से नए और रंग बिरंगे कपड़े पहन रखे थे और चारों तरफ रंगीनियां फैली हुई थी। शहर में बादशाह को जुलूस दाखिल हुआ तो लोगों ने दुआओं के साथ इसका इस्तकबाल किया। शहर के तमाम मुअज़्ज़िज़ीन इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। नए बादशाह के लिए नारे लगाए जा रहे थे। लोग बादशाह एडवर्ड जिंदाबाद के नारे लगाकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। टॉम जो बादशाह बना बैठा था हाथ हिला हिलाकर इनके सलाम का जवाब दे रहा था। रास्ते में जगह जगह आराइशी मेहराबें बनी हुई थी। बड़ी बड़ी शानदार सजी हुई स्टेजों पर लोग तराने गा रहे थे। टॉम की सवारी जब एक जगह से आगे बढ़ती तो एक शोर उठता, इनाम इनाम, और वो मुट्ठियां भर भर के सिक्के हुजूम की तरफ फेंकने लगता। लॉर्ड हर्टफोर्ड इसके पास खड़ा इसे इशारा करता और वो सिक्के फेंकने लगता। वो लोगों पर सिक्के निछावर कर रहा था और लोग उस पर गुलाब के फूलों की पत्तियां लुटा रहे थे। आला ओहदेदार, नवाब, मुअज़्ज़िज़ीन से फूल पेश कर रहे थे। यूं ये शाही जुलूस अपनी शान शौकत और आवाम की जबरदस्त पजीराई के साथ आगे बढ़ता रहा और टॉम सोच रहा था, ये सब कुछ मेरे इस्तकबाल के लिए, सिर्फ मेरे लिए किया गया है। नकली बादशाह के रुखसार खुशी से सुर्ख हो रहे थे। उसकी आंखों में बेपनाह चमक थी। खुशी से वो फूले नहीं समा रहा था। लेकिन मुसरत के ये लम्हे आर्जी थे। ऐन इसी लम्हे जब वो मुट्ठियों में सिक्के भर कर उन्हें नादारों की तरफ फेंकने वाला था, उसकी निगाह हुजूम में खड़ी एक खस्ता हाल गरीब औरत पर पड़ी जो उसे बहुत गौर से देख रही थी। जब टॉम ने उसे अपनी तरफ घूरते देखा तो उसका हाथ बेख्तियार पुरानी आदत के मुताबिक आंखों के सामने आ गया और उसने अपने हाथ से अपनी आंखों और चेहरे को छुपाने की कोशिश की। वो औरत उसकी माँ थी जो टॉम की पुरानी आदत को देखकर फौरन समझ गई कि टॉम इस वक्त बादशाह बना हुआ है और वो लड़का जो उनके घर आया और जिसे वो अपना बेटा समझती थी वो टॉम नहीं, हकीकी बादशाह था। वो अपने खोए हुए बेटे को देखकर ये भूल गई कि वो बादशाह बना बैठा है। हुजूम को चीरती वो इसकी तरफ बढ़ी और चीखने लगी, मेरा बेटा, मेरा प्यारा बेटा। इस शोरगुल, नारों और हंगामे में इसकी आवाज़ पर कौन तवज्जो देता, लेकिन टॉम ने वो पुकार सुन ली थी और फिर हुजूम ने इस औरत को पीछे धकेल दिया और टॉम की शाही सवारी आगे बढ़ गई। टॉम का दिल बुझ कर रह गया। अब इससे जुलूस की शान शौकत, अपने इस्तकबाल की गर्मजोशी, आराइशी मेहराबें, परचम और लोगों के जिंदाबाद के नारों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसकी आंखें झुक गईं। वो अब किसी चीज़ को देखना नहीं चाहता था। लोग चीख रहे थे, नारे लगा रहे थे, लेकिन वो सर झुकाए खड़ा था। लॉर्ड हर्टफोर्ड ने उसे आहिस्ता से कहा, हुजूर,
یہ وقت سر جھکانے کا نہیں، لوگ آپ کو سر جھکائے دیکھ رہے ہیں، لوگوں کی طرف دیکھیں، ان پر سکے نچھاور کریں، اپنا چہرہ اٹھائیں، لوگوں کے نعروں اور سلام کا جواب مسکرا کر دیں۔ ٹام نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن اب وہ پہلے کی طرح خوش نہیں ہو سکتا تھا۔ لارڈ ہرٹفورڈ نے اسے پھر سمجھایا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت شاید فقیروں کی حالت دیکھ کر اداس ہو گئے ہیں۔ ہاں، وہ ایک عورت بھی تو چیخ رہی تھی۔ میں سمجھتا ہوں حضور والا، ایسی باتیں اور مناظر بادشاہوں کے مزاج پر گراں گزرتے ہیں۔ ٹام نے مردہ آواز میں کہا، وہ عورت جو چیخ رہی تھی وہ میری ماں تھی۔ لارڈ ہرٹفورڈ کو زبردست دھچکا لگا۔ اس نے غور سے ٹام کی طرف دیکھا اور دل میں گہرے رنج سے کہا، بادشاہ پر پھر پاگل پن کا دورہ پڑ گیا ہے۔ لندن کے تاریخی گرجے ویسٹ منسٹر میں، جہاں ہمیشہ بادشاہ کی تاج پوشی کی رسم ادا کی جاتی تھی، وہاں تاج پوشی کے تمام انتظامات مکمل ہو چکے تھے۔ لارڈ پادری تشریف لا چکے تھے، ان کے عملے کے پادری اور ملک کے دوسرے اہم پادری بھی وہاں اپنے فرائض انجام دینے کے لیے پہنچ چکے تھے۔ پادریوں کے شاندار قیمتی چوغے چاروں طرف نظروں کو لبھا رہے تھے، توپیں دھاڑ رہی تھیں اور بادشاہ سلامت کی آمد کا اعلان کر رہی تھیں، ساز بج رہے تھے اور پھر بادشاہ سلامت کا جلوس آ پہنچا۔ سب نے استقبال کیا اور ٹام کو لارڈ پادری، دوسرے پادریوں، اہم عہدیداروں کے جلووں میں تخت کے قریب لے جایا گیا اور اس کے ساتھ ہی تاج پوشی کی رسومات کا سلسلہ مختلف دعاؤں سے شروع کر دیا گیا۔ پورے احترام کے ساتھ ہر شخص اس تقریب کی رسومات کو دیکھ رہا تھا۔ ٹام کا رنگ زرد سے زرد تر ہوتا جا رہا تھا، اس کا دل کسی گہرے غم سے بوجھل ہو رہا تھا اور اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آخر کار رسم کا آخری مرحلہ شروع ہوا۔ انگلستان کے لارڈ پادری نے ایک شاندار تپائی پر رکھا انگلستان کے بادشاہ کا روایتی شاندار تاج اپنے ہاتھوں میں اٹھایا۔ تاج میں جڑے ہیروں اور جواہرات کی چمک نے لوگوں کی آنکھیں خیرہ کر دی۔ ہر شخص بہت مؤدب، بہت سنجیدہ ہو کر تقریب کے اس آخری مرحلے کو دیکھ رہا تھا، لیکن اچانک ایک لڑکا جو ننگے سر تھا، جس کا لباس پھٹا ہوا تھا، وہ آگے بڑھا۔ اس کی سنسنی خیز غیر متوقع آمد نے سب حاضرین کو گنگ اور ششدر کر دیا، اور پھر اس کی باروب آواز ویسٹ منسٹر گرجے کے بڑے ہال میں گونجی۔ وہ حکم دے رہا تھا، میں آپ کو منع کرتا ہوں کہ انگلستان کے بادشاہ کا یہ مقدس تاج اس دھوکے باز کے سر پر نہ رکھیں۔ اصلی بادشاہ میں ہوں۔ وہ سب لوگ جو اب تک گنگ اور بے حس تھے، اس آواز کے ساتھ ہی چونکے اور بہت سے آگے بڑھے تاکہ اسے پکڑ کر یہاں سے نکال دے، لیکن اسی لمحے بادشاہ کے لباس میں ملبوس ٹام نے کہا، اسے چھوڑ دو، اسے کوئی ہاتھ نہ لگائے، یہی بادشاہ ہے۔ پورے ہال میں سنسنی پھیل گئی، لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ لارڈ ہرٹفورڈ جو پہلے حیران ہو گیا تھا، اس نے جلدی سے اپنے آپ کو سنبھالا اور اس نے واضح الفاظ میں حکم دیا، بادشاہ سلامت کی بات پر توجہ نہ دی جائے، ان کی ذہنی حالت پھر بگڑ گئی ہے، اس آوارہ گرد کو پکڑ لیا جائے۔ لارڈ ہرٹفورڈ کے حکم کی تعمیل کے لیے شاہی افسر پھر ایڈورڈ کو پکڑنے لگے تو ٹام نے حکم دیا، ہوش کرو، عقل سے کام لو، اسے چھوڑ دو، یہی بادشاہ ہے۔ اصلی بادشاہ ایڈورڈ کی طرف بڑھنے والے ہاتھ پھر رک گئے، سب بے حس و حرکت ہو کر رہ گئے۔ پھر سناٹا چھا گیا اور پھر وہاں موجود لوگوں نے ایک حیران کن اور ناقابل یقین منظر دیکھا۔ ان کا بادشاہ، جس کی تاج پوشی کی رسم میں شرکت کے لیے وہ سب یہاں ویسٹ منسٹر میں جمع ہوئے تھے، وہ اپنی جگہ سے چلتا ہوا آگے بڑھا اور پھر بڑے ڈرامائی انداز میں بھاگتا ہوا اس فقیر لڑکے کے قدموں میں جھک کر کہنے لگا، میرے آقا بادشاہ سلامت، ٹام آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا، آپ بادشاہی کا تاج سر پر رکھیں اور اپنے تخت پر بیٹھ جائیں۔ لارڈ ہرٹفورڈ جو پہلے بہت غصے اور سخت نظروں سے چیتھڑوں میں لپٹے لڑکے کو دیکھ رہا تھا، اچانک اس کی نظریں بدلیں، ان میں حیرانی پیدا ہوئی۔ دونوں لڑکے ہو بہو ایک جیسے اور ہم شکل تھے۔ اس نے دل میں کہا، یہ مشابہت کتنی حیران کن ہے۔ اور پھر یکدم اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس نے ایڈورڈ کو مخاطب کر کے کہا، میں تم سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ ایڈورڈ نے پورے اعتماد سے جواب دیا، آپ مجھ سے ہر سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد لارڈ ہرٹفورڈ نے ایڈورڈ سے شاہی دربار، آن جہانی بادشاہ ہنری ہشتم، شہزادی اور دوسرے امور کے بارے میں بہت سے ذاتی سوال پوچھے۔ ایڈورڈ نے ہر سوال کا جواب اعتماد سے صحیح دیا۔ اور پھر لارڈ ہرٹفورڈ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، یہ حیران کن اور عجیب بات ہے کہ ہر سوال کا جواب بالکل درست دیا گیا ہے، لیکن اس سے یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ یہ آوارہ گرد بادشاہ ہے؟ میں اس سے ایک آخری سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بار پھر پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ لارڈ ہرٹفورڈ نے ایڈورڈ سے پوچھا، بتاؤ وہ شاہی مہر کہاں ہے جو بادشاہ نے شہزادے کو دی تھی؟ اگر تم اس شاہی مہر کا پتہ بتا دیتے ہو تو پھر یہ سارا معمہ حل ہو جاتا ہے، کیونکہ اصلی بادشاہ وہی ہے جسے اس مہر کا علم ہے کہ وہ اس نے کہاں رکھی تھی۔
एडवर्ड ने अपने खास बावकाश शाही अंदाज में कहा, यह कोई मुश्किल मसला नहीं। आप लॉर्ड सेंट जॉन को महल बुलवाइए। मेरे कमरे में खुफिया अलमारी है जो दाहिनी दीवार के एक कोने में है। इस पर एक तस्वीर आवेजा है। इस तस्वीर के नीचे एक बटन है। इसे दबाएं तो दीवार में एक अलमारी दिखाई देगी। इसे खोलेंगे तो अंदर एक संदूकची मिलेगी जो मेरे खास हीरे जवाहरात से भरी है। इसके पास शाही मोहर मिल जाएगी। एडवर्ड ने बात खत्म की। सब हैरत से इसे देख रहे थे। इसकी बात करने का अंदाज सबको मुतासिर कर रहा था। ऐसे में टॉम ने कहा, आप लोग खड़े क्यों हैं? सेंट जॉन, आपने बादशाह सलामत का हुक्म नहीं सुना? फौरन इसकी तामीर की जाए। उमराए सल्तनत में से लॉर्ड जॉन ने लॉर्ड हर्टफोर्ड की तरफ देखा और लॉर्ड हर्टफोर्ड ने इसे जाने का इशारा किया। लॉर्ड जॉन तेजी से हुक्म की तामील के लिए निकल गया। इस दौरान में पूरे हॉल पर ऐसी खामोशी छाई रही जिसमें हल्की हल्की सरगोशियां भी शामिल थी। हर शख्स बेहद बेचैनी से लॉर्ड जॉन की वापसी का इंतजार कर रहा था। और फिर तेज तेज चलता लॉर्ड जॉन हॉल में दाखिल हुआ। उसने लॉर्ड हर्टफोर्ड को मुखातिब करके कहा, जनाब, शाही मोहर वहां नहीं है। एडवर्ड ने सबकी तरफ देखा, फिर लॉर्ड हर्टफोर्ड से मुखातिब हुआ, लॉर्ड जॉन, आप फिर महल में मेरे कमरे में जाएं। वहां दीवार के साथ एक जर्रा बख्तर लटकी हुई है। इसके अंदर वो शाही मोहर मौजूद है। टॉम ने खुशी से ऊंची आवाज में कहा, बिल्कुल ठीक बादशाह सलामत, आपको याद आ गया। मैंने आपको जाते जाते जर्रा बख्तर में कुछ रखते देखा था, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि वो शाही मोहर है। लॉर्ड जॉन, आप फौरन जाएं और बादशाह सलामत ने जहां बताया है वहां से मोहर ले आएं। लॉर्ड जॉन एक बार फिर महल की तरफ रवाना हुआ। एक बार फिर सन्नाटे में लोग सरगोशियां करने लगे। हर शख्स बेचैन था। सनसनी ने सबको अपनी लपेट में ले लिया था। ऐसा जबरदस्त, हैरान कुन, सनसनी खेज ड्रामा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। अभी ये फैसला होने वाला था कि असल बादशाह कौन है। पूरे हॉल में सनसनी और इश्तियाक की लहर ने एक शख्स को अपने नरगे में ले लिया। हर दिल तेजी से धड़क रहा था। और फिर लॉर्ड जॉन हॉल में दाखिल हुआ। इस बार इसके चेहरे के तासुरात मुख्तलिफ थे। इसने तख्ते शाही के पास जाकर शाही मोहर लॉर्ड हर्टफोर्ड को पेश कर दी और फिर सारा हॉल नारों से गूंजने लगा, बादशाह सलामत जिंदाबाद, बादशाह सलामत जिंदाबाद। कई मिनटों तक नारे गूंजते रहे। नारा लगाने वालों में टॉम भी शामिल था और एडवर्ड का चेहरा खुशी से दमक रहा था। हर शख्स इसके सामने झुक रहा था क्योंकि वही तो असल बादशाह था। और फिर टॉम ने बादशाह एडवर्ड के पास जाकर दरख्वास्त की, मेरे बादशाह, आप अपना शाही लिबास पहने और मुझे मेरे ये फटे पुराने कपड़े दे दें। लॉर्ड हर्टफोर्ड ने हुक्म दिया, इसके कपड़े उतार लिए जाएं और इसे जिंदान में डाल दिया जाए। इसकी सजा मौत है। लेकिन नए और हकीकी बादशाह एडवर्ड ने कहा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कोई इससे हाथ भी नहीं लगाएगा। और मेरे मामू जान, उसने लॉर्ड हर्टफोर्ड को मुखातिब करके कहा, आपको ये जेब नहीं देता कि आप इस लड़के के साथ ये सलूक रवा रखें जिसने आपके ओहदे और रुतबे में इजाफा किया जबकि वो हकीकी बादशाह नहीं था। इसलिए मैं तुमसे वो ओहदा वापस लेता हूँ जो उसने तुम्हें बख्शा था। लॉर्ड हर्टफोर्ड ने झुककर बादशाह को सलाम किया और एक तरफ हटकर खड़ा हो गया। बादशाह सलामत एडवर्ड ने टॉम की तरफ देखा और कहा, मैं समझता था तुम धोखेबाज हो, तुम बदल गए हो, लेकिन तुमने ये साबित कर दिया कि तुम दिल के अच्छे हो। तुमने मेरा तख्त ताज वापस दिलाने में मेरी मदद की। बल्कि मैं समझता हूँ कि अगर तुम कोशिश ना करते तो शायद मैं अपना तख्त ताज हासिल ना कर सकता। टॉम अदब से सर झुकाए खड़ा रहा। वो अपनी तारीफ सुनकर खुश हो रहा था। उसके बाद एडवर्ड को शाही लिबास पहनाया गया और उसके साथ साथ फिर से ताजपोशी की रस्मों का नए सिरे से आगाज हुआ। और फिर बादशाह जिंदाबाद के नारों में इसके सर पर इंग्लिस्तान का ताज रख दिया गया। हैनन जब एडवर्ड से बिछड़ गया तो उसने एडवर्ड को हुजूम में तलाश करने की बहुत कोशिश की। इस कोशिश में वो हुजूम के अंदर तक गया और उस हुजूम में फंस गया। किसी माहिर जेब तराश ने उसकी परेशानी से फायदा उठाकर उसकी जेब में जो चंद बचे खुचे रुपए रह गए थे वो भी निकाल लिए। अब हैंडन के पास एक पैसा भी न था। बाहिम्मत और बहादुर हैंडन की परेशानी में इजाफा होता जा रहा था। वो हर हाल में एडवर्ड को तलाश करना चाहता था। वो बात का धनी था और उसने कसम खाई थी कि वो इस लड़के की हिफाजत करेगा और उसे बेजारो मददगार और बेसहारा नहीं होने देगा। लेकिन इस वक्त हजारों इंसानों के हुजूम में एडवर्ड को तलाश करना इसके लिए मुमकिन नहीं था। उसके बावजूद उसने दिल नहीं हारा। वो घंटों एडवर्ड को तलाश करता रहा। यूं सारी रात बीत गई और सुबह हो गई। हैनन को शदीद भूख लग रही थी। लंबे सफर, कोड़ों की सजा से जख्मी और रात भर एडवर्ड की तलाश की थकावट ने इसकी भूख चमका दी थी। वो नाश्ता करना चाहता था लेकिन उसके पास एक पैसा भी नहीं था। अपनी तलवार बेचने के ख्याल से ही वो कांप उठा। वो अपने वकार और इज्जत की निशानी को बेचने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। उधर बादशाह का जुलूस देखने के लिए लोग इकट्ठे हो रहे थे।
हैंडन भूख से निढाल लंदन के मज़ाफ़ाती इलाके में चला गया। वो बहुत थका हुआ भी था। वो एक जगह जाकर सस्ताने लगा और फिर नींद और बेहोशी उस पर गालिब आ गई। उसकी आंख उस वक्त खुली जब तोपें चल रही थी। उसने अपने आप से कहा, अच्छा तो नए बादशाह की ताजपोशी हो गई। उसके बाद वो फिर सो गया। वो मुसलसल सोता रहा और अगले दिन सुबह के वक्त इसकी आंख खुली। उसने ये भी अंदाज़ा न लगाया कि वो कम व बेश 30 घंटे सोता या बेहोश रहा है। वो उठा। चलते हुए उसे तकलीफ हो रही थी। उसका सर घूम रहा था। करीब ही दरिया था जहाँ उसने मुंह हाथ धोया, दरिया से पानी पिया। वो अपने आप को कोसने लगा कि उसने सोकर इतना वक्त ज़ाया कर दिया। उसने सोचा, मुझे हर हाल में अपने वालिद के दोस्त सर मालूर से मिलना चाहिए ताकि वो मुझे बादशाह से मिलवा सकें और मैं बादशाह से दरख्वास्त करूं कि वो मेरे साथ इंसाफ करे और मेरे भाई हेव ने जो जुल्म मेरे साथ किया उसका बदला ले सकूं। अपने पुराने फटे लिबास में वो किसी न किसी तरह 11 बजे के करीब महल पहुंच गया और सर मार्लो की रिहाइशगाह के पास जाकर रुक गया। एक लड़का बाहर निकला जिसने उसे घूर कर देखा। हैंडन ने उसे रोका और कहा, तुम जिस घर से निकले हो क्या वहीं रहते हो? लड़के ने जवाब दिया, जी जनाब। हैंडन ने पूछा, तुम सर मार्लो को जानते हो? लड़के ने हैरान होकर उसे देखा और बोला, हाँ मैं इन्हें जानता हूँ। लड़के ने दिल में कहा, ये कैसा अजनबी है जो ये नहीं जानता कि मैं ही सर मार्लो का बेटा हूँ। क्या वो घर के अंदर है? लड़के ने उदास लहजे में जवाब दिया, नहीं जनाब, वो तो कब्र में सो रहे हैं। हैंडन को फिर भी बात की समझ न आई। उसने कहा कि वो इनसे मिलना चाहता है, इन्हें इत्तला दी जाए कि हैंडन हॉल से माइल्स हैंडन आया है। लड़के ने दिल में सोचा, ये शख्स मशकूक आदमी है, खुदा जाने कैसे महल के अंदर घुस आया है और उसके इरादे क्या हैं। उसने हैंडन से कहा, आप इधर बैठे, मैं अंदर इत्तला करता हूँ। लड़के ने उसे जहाँ बैठने के लिए कहा था, हैंडन वहाँ बैठ गया। थोड़ी देर के बाद महल के शाही दस्ते के सिपाहियों ने इसे घेरे में लेकर गिरफ्तार कर लिया। हैंडन कुछ कहना चाहता था कि अफसर ने इसे चुप करा दिया और सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसकी तलवार उतार ली जाए और इसकी तलाशी ली जाए। हैंडन ने बड़े मज़ाहिया अंदाज में कहा, खुदा करे मेरी तलाशी से आपको कुछ मिल जाए, मैं तो अपने कपड़ों में से कोई चीज़ भी तलाश करने में नाकाम रहा हूँ। वाकई इसके लिबास से कुछ भी ना मिला सिवाय एक लिफाफे के। अफसर ने लिफाफा फाड़ा, उसमें से कागज़ निकाला तो उस वक्त हैंडन को याद आया कि ये ख़त उसके पागल दोस्त ने उसे लॉर्ड हटरफोर्ड को पहुंचाने के लिए दिया था। अफसर ने इस कागज़ को पढ़ना शुरू किया जो 3 ज़ुबानों अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी और लातीनी में लिखा गया था। अंग्रेज़ी की इबारत पढ़कर उसका रंग सुर्ख हो गया और वह बेख्तियार बोल पड़ा, ओ मेरे खुदा, तख्त का एक और वारिस! खरगोश के बच्चों की तरह तख्त के वारिस पैदा हो रहे हैं। फिर उसने सख्त लहजे में सिपाहियों को हुक्म दिया, इस बदमाश को जेल में डाल दो, मैं ये कीमती कागज़ बादशाह सलामत की खिदमत में भिजवाता हूँ। ये कहकर वो तेज़ी से वहाँ से चला गया। हैंडन ने कहा, अब मेरी बदबख्ती का किस्सा ख़त्म होने वाला है, मुझे फांसी के फंदे से लटका दिया जाएगा। ओ मेरे खुदा, उस पागल लड़के का क्या बनेगा? सिपाही से अपने साथ ले गए। उसे जेल के कमरे में बिठा दिया गया। उसने महसूस किया कि एक के बाद एक कई अफसर से देखने आते हैं और उसे देखकर सर हिलाते चले जाते हैं। और फिर यकदम सारी सूरत हाल तब्दील हो गई। एक अफसर आया और उसे अपने साथ महल की तरफ ले गया। उसे महल के एक अफसर के सुपुर्द कर दिया गया जिसने इसे बड़ा एहतराम दिया और बड़ी इज्जत से पेश आया। हैंडन बड़ा हैरान हुआ कि एकदम ये कैसी तब्दीली रूनुमा हुई कि उसके साथ ऐसा अच्छा और बावकार सलूक किया जाने लगा है। और फिर उसे बादशाह एडवर्ड के दरबार में ले जाया गया। हैंडन शशतर रह गया। वो सब कुछ भूलकर बादशाह को घूरता रह गया जो वही था, वही लड़का जो बादशाह होने का दावा किया करता था। और फिर उसने बादशाह को कहते सुना, तुमने देखा, तुम जो मुझे ख्वाब देखने वाला समझते थे, मेरी हकीकत क्या है? हैंडन से कुछ भी तो ना बोला गया। फिर उसने हिम्मत की और कहा, वाकई ये तो सब कुछ हकीकत है, ख्वाब नहीं। लेकिन फिर भी इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वही लड़का बादशाह भी हो सकता है। फिर उसे कुछ याद आया। उसने इम्तिहान लेने का फैसला किया। वो बड़ी जुर्रत से जहाँ खड़ा था वहां से चलता हुआ एक कुर्सी के करीब पहुंचा और उसके ऊपर बैठ गया। दरबार में खड़े तमाम दरबारी हैरान रह गए। बादशाह सलामत के सामने बैठना ऐसी गुस्ताखी थी जिसकी सजा मौत थी। हैंडन ने एक खुरदरी आवाज सुनी। एक दरबार का एक आला अफसर कह रहा था, उठकर खड़े हो जाओ बदतमीज गुस्ताख, क्या तुम नहीं जानते बादशाह सलामत के सामने कुर्सी पर नहीं बैठा जाता? तख्त पर बैठा बादशाह एडवर्ड मुस्कुराया। फिर उसने कहा, हम इसे जुबान दे चुके हैं कि इसे दरबार में कुर्सी दी जाएगी। ये खास रायत इसे और इसके वारिसों को भी हमेशा हासिल रहेगी। हैंडन ने फौरन यकीन कर लिया कि वो जिसे पागल लड़का समझता था वही हकीकी बादशाह है, और जब वो अपने आप को बादशाह कहा करता था तो झूठ नहीं कहता था। वो अदब से उठकर खड़ा हो गया। बादशाह सलामत ने दरबार को मुखातिब करते हुए कहा, खवातीन, लॉर्ड्स और दरबारियों, इसे देखो, ये माइल्स हैंडन मेरा सबसे वफादार, सच्चा और चहीता खादिम है।
اس نے مجھے کئی بار موت کے منہ سے بچایا، اس لیے میں اسے سر کے خطاب سے نوازتا ہوں، اور یہی وہ وفادار شخص ہے جس نے میری جگہ کوڑے کھا کر مجھے شرمساری سے بچایا۔ اس کی اس بے مثال قربانی کی وجہ سے میں اسے ارل آف کینٹ بناتا ہوں۔ اسے اس کی خدمات کے مطابق سونا اور جاگیر عطا کی جائے گی، اور ہمارے فرمان کے مطابق اسے اور اس کی آنے والی نسلوں کو ہمیشہ بادشاہ کے دربار میں کرسی دی جائے گی۔ ہینڈن نے ابھی تک یہ نہیں دیکھا تھا کہ دربار میں اس کا بھائی ہیو اور ایڈتھ بھی موجود ہیں۔ یہ دونوں ابھی ابھی دربار میں پہنچے تھے۔ بادشاہ کو پہچان کر ہیو کی تو جان نکلی جا رہی تھی۔ چیتھڑوں میں لپٹا یہی لڑکا اس کے بھائی کے ساتھ ہینڈن ہال آیا تھا، اور اسے اس نے کوڑے مارنے کا حکم دیا تھا، اسے جیل میں ڈال دیا تھا، اور وہ بادشاہ تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا، اور اسی لمحے ہینڈن نے اپنے بھائی ہیو کو دیکھا جو بادشاہ کے قدموں میں گرا گڑ گڑا رہا تھا۔ بادشاہ نے حقارت سے اپنے پاؤں پیچھے ہٹا کر حکم دیا، اس ڈاکو کو حراست میں لے کر جیل میں ڈال دو۔ بادشاہ سلامت کے حکم کی فوراً تعمیل کی گئی۔ اسے حراست میں لے کر دربار سے لے جایا گیا۔ تھوڑی دیر بعد دربار میں ٹام داخل ہوا۔ اس کا لباس قیمتی اور خوبصورت تھا۔ وہ آ کر بادشاہ سلامت کے سامنے جھک گیا۔ بادشاہ نے کہا، ان 2 ہفتوں میں جب تم ولی عہد اور بادشاہ بنے رہے، تم نے جو کچھ کیا اس کی پوری تفصیل میرے علم میں آ چکی ہے۔ ہم تم سے بہت خوش ہیں۔ تم نے لوگوں پر رحم کیا۔ تمہاری والدہ اور بہنیں اب آرام اور سکون کی زندگی بسر کریں گی، اور تمہارے والد، ان کو پھانسی دے دی جائے گی، وہ اسی سزا کا مستحق ہے۔ ہم نے غریب اور نادار بچوں کی رہائش، خوراک اور تعلیم کا معقول انتظام کر دیا ہے۔ تم اس ادارے کے نگران بنائے جاتے ہو۔ لوگ اپنے بادشاہ ایڈورڈ کو ہمیشہ یاد رکھیں گے، کیونکہ ہم غریبوں کی غربت اور جہالت دور کریں گے، ظالمانہ قوانین ختم کریں گے۔ ٹام نے بادشاہ کے ہاتھ کو بوسہ دیا، اجازت لی اور دربار سے نکل گیا۔ وہ بھاگ رہا تھا تاکہ جلدی سے اپنی بہنوں اور ماں کو خوشخبری سنا سکے کہ ان کے دکھ کے دن دور ہو گئے ہیں۔ جب سارے مہمے ختم ہو گئے، ہر بات واضح ہو گئی، تو ہیو نے بھی اپنے جرائم کا اعتراف کر لیا۔ اس نے ایڈتھ اور اپنے والد کی ساری جائیداد ہڑپ کرنے کے لیے یہ جرائم کیے تھے، اور اس نے ایڈتھ کو یہ دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے ہینڈن کو شناخت کر لیا تو وہ ہینڈن کو قتل کرا دے گا۔ اسی لیے ہینڈن کی جان بچانے کے لیے اس نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا تھا۔ ہیو کے جرائم کی فہرست بہت طویل تھی۔ اس نے بادشاہ کو بے عزت کیا اور کوڑے لگانے کا حکم دیا تھا، لہٰذا اسے پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ ہینڈن ہال بھی ہینڈن کی جاگیر میں شامل ہو گیا، اور ایڈتھ اور اس کی شادی پر اس کے گاؤں میں زبردست جشن منایا گیا۔ خود بادشاہ سلامت نے دلہا اور دلہن کو قیمتی تحائف بھجوائے۔ ٹام کا والد کینٹی کہیں غائب ہو گیا، تلاش کے باوجود نہ مل سکا۔ بادشاہ ایڈورڈ نے کسانوں کے لیے نئے قوانین بنائے۔ ان سب لوگوں کو اس نے انعام دیے جو اس کے ساتھ برے دنوں میں اچھی طرح پیش آئے۔ بہت سے ظالمانہ قوانین ہمیشہ کے لیے ختم کر دیے، اور اس نے تاریخ میں ایک انصاف پسند بادشاہ کی حیثیت سے شہرت حاصل کی۔ ٹام اور ہینڈن ہمیشہ بادشاہ کے بہت قریب رہے، ان سے بہت محبت کرتا تھا۔ بادشاہ ایڈورڈ کا دور حکومت انگلستان کی تاریخ کا سنہرا دور تھا، کیونکہ سب کو انصاف ملتا تھا